भारतीय स्टेट बैंक का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना के साथ हुआ। 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और इसे 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ बंगाल के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह एक बैंक एवं वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह एक अनुसूचित बैंक अद्वितीय संस्था और ब्रिटेन शासित भारत का प्रथम संयुक्त पूंजी बैंक था जिसे बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल के बाद बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1 जुलाई 1843 को की गई। ये तीनों बैंक 27 जनवरी 1921 को उनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन होने तक भारत में आधुनिक बैंकिंग के शिखर पर रहे। मूलतः एंग्लो इंडियनों द्वारा सृजित तीनों प्रेसिडेंसी बैंक सरकार को वित्त उपलब्ध कराने की बाध्यता अथवा स्थानीय यूरोपीय वाणिज्यिक आवश्यकताओं के चलते अस्तित्व में आए, न कि किसी बाहरी दबाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए इनकी स्थापना की गई। परंतु उनका प्रादुर्भाव यूरोप तथा इंग्लैंड में हुए इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उभरे विचारों तथा स्थानीय व्यापारिक परिवेश व यूरोपीय अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ने एवं विश्व अर्थव्यवस्था के ढांचे में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित था। स्थापना। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ ही भारत में सीमित दायित्व व संयुक्त पूंजी बैंकिंग का आगमन हुआ। बैंकिंग क्षेत्र में भी इसी प्रकार का नया प्रयोग किया गया। बैंक ऑफ बंगाल को मुद्रा जारी करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया। ये नोट कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक राजस्व के भुगतान के लिए स्वीकार किए जाते थे। नोट जारी करने का यह अधिकार न केवल बैंक ऑफ बंगाल के लिए महत्वपूर्ण था अपितु उसके सहयोगी बैंक ऑफ बॉम्बे तथा मद्रास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था, अर्थात इससे बैंकों की पूंजी बढ़ी, ऐसी पूंजी जिस पर मालिकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ता था। जमा बैंकिंग अवधारणा भी एक नया कदम था क्योंकि देशी बैंकरों द्वारा भारत के अधिकांश प्रांतों में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु राशि, कुछ मामलों में ग्राहकों की ओर से निवेश के लिए स्वीकार करने का प्रचलन एक आम आदमी की आदत नहीं बन पाई थी। परंतु एक लंबे समय तक, विशेषकर उस समय जब तक कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को नोट जारी करने का अधिकार नहीं था, बैंक नोट तथा सरकारी जमा राशियां ही अधिकांशतः बैंकों के निवेश योग्य साधन थे। तीनों बैंक रॉयल चार्टर के दायरे में कार्य करते थे जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाता था। प्रत्येक चार्टर में शेयर पूंजी का प्रावधान था जिसमें से 5/4 निजी तौर पर दी जाती थी और शेष पर प्रांतीय सरकार का स्वामित्व होता था। प्रत्येक बैंक के कामकाज की देखरेख करने वाले बोर्ड के सदस्य ज्यादातर स्वत्वाधारी निदेशक हुआ करते थे जो भारत में स्थित बड़ी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी गृहों का प्रतिनिधित्व करते थे। शेष सदस्य सरकार द्वारा नामित प्रायः सरकारी कर्मचारी होते थे जिनमें से एक का बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता था। व्यवसाय। प्रारंभ में बैंकों का व्यवसाय बट्टे पर विनिमय बिल अथवा अन्य परक्राम्य निजी प्रतिभूतियों को भुनाना, रोकड़ खातों का रखरखाव तथा जमाराशियां प्राप्त करना व नकदी नोट जारी व परिचालित करना था। 1 लाख रुपए तक ही ऋण दिए जाते थे तथा निभाव अवधि केवल 3 माह तक होती थी। ऐसे ऋणों के लिए जमानत सार्वजनिक प्रतिभूतियां थीं जिन्हें सामान्यतया कंपनी पेपर, बुलियन, कोष, प्लेट, हीरे, जवाहरात अथवा नष्ट न होने वाली वस्तु कहा जाता था तथा 12% से अधिक ब्याज नहीं लगाया जा सकता था। अफीम, नील, नमक, ऊनी कपड़े, सूत से बनी वस्तुएं, सूत काटने की मशीन तथा रेशमी सामान आदि के बदले ऋण दिए जाते थे, परंतु नकदी ऋण के माध्यम से वित्त में तेजी केवल 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुई। सभी वस्तुएं जिनमें चाय, चीनी तथा पटसन बैंक में गिरवी अथवा ओ रखा जाता था जिनका वित्त पोषण बाद में प्रारंभ हुआ। मांग वचन पत्र उधारकर्ता द्वारा गारंटीकर्ता के पक्ष में जारी किए जाते थे जो बाद में बैंक को पृष्ठांकित कर दिए जाते थे। बैंकों के शेयरों पर अथवा बंधक बनाए गए गृहों, भूमि अथवा वास्तविक संपत्ति पर उधार देना वर्जित था। कंपनी पेपर जमा करके उधार लेने वालों में उधारकर्ता मुख्यतया भारतीय थे जबकि निजी एवं वेतन बिलों पर बट्टे के व्यवसाय पर मूल रूप से यूरोपीय नागरिकों तथा उनकी भागीदारी संस्थाओं का लगभग एकाधिकार था। परंतु जहां तक सरकार का संबंध है, इन तीनों बैंकों का मुख्य कार्य समय समय पर ऋण जुटाने में सरकार की सहायता करना व सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों को स्थिरता प्रदान करना था। स्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे तथा मद्रास के परिचालन की शर्तों में 1860 के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 1861 के पेपर करेंसी एक्ट के पारित हो जाने से प्रेसिडेंसी बैंकों का मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा 1 मार्च 1862 से ब्रिटेन शासित भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का मूल अधिकार भारत सरकार को प्राप्त हो गया। नई कागजी मुद्रा के प्रबंधन एवं परिचालन का दायित्व प्रेसिडेंसी बैंकों को दिया गया तथा भारत सरकार ने राजकोष में जमा राशियों का अंतरण बैंकों को उन स्थानों पर करने का दायित्व लिया जहां बैंक अपनी शाखाएं खोलने वाले हों।
तब तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की कोई शाखा नहीं थी, जबकि उनके संविधान के अंतर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था। परंतु जैसे ही तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को राजकोष में जमा राशियों का बिना रोक टोक उपयोग करने का आश्वासन मिला, तो उनके द्वारा तेजी से उन स्थानों पर बैंक की शाखाएं खोलना प्रारंभ कर दिया गया। सन 1876 तक तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों की शाखाएं, अभिकरण व उपअभिकरणों ने देश के प्रमुख क्षेत्रों तथा भारत के भीतरी भागों में स्थित व्यापार केंद्रों में अपना विस्तार कर लिया। बैंक ऑफ बंगाल की 18 शाखाएं थी, जिसमें उसका मुख्यालय, अस्थायी शाखाएं तथा उप अभिकरण शामिल हैं, जबकि बैंक ऑफ बॉम्बे एवं मद्रास प्रत्येक की 15 शाखाएं थी। प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट 1 मई 1876 से लागू प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट के द्वारा व्यवसाय पर एक समान प्रतिबंधों के साथ 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को एक समान कानून के अंतर्गत लाया गया। तथापि 3 प्रेसिडेंसी नगरों में लोक ऋण कार्यालयों तथा सरकार की जमा राशियों के एक भाग की अभिरक्षा का कार्य बैंकों के पास होने के बावजूद सरकार का मालिकाना संबंध समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में 3 आरक्षित कोषों के सृजन का प्रावधान किया गया, जहां प्रेसिडेंसी बैंकों को केवल उनके प्रधान कार्यालयों में रखने के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक की जमा राशियां रखी जाती थी। सरकार इन आरक्षित कोषों से प्रेसिडेंसी बैंकों को ऋण दे सकती थी, परंतु ये बैंक उसे अधिकार के बजाय अनुग्रह के रूप में देखते थे। प्रेसिडेंसी बैंकों के सामान्य नियंत्रण के बाहर आरक्षित कोषों में अतिरिक्त जमा राशियों को रखने के सरकार के निर्णय तथा उन नए स्थानों पर जहां शाखाएं खोली जानी थी, सरकार की न्यूनतम जमा राशियों की गारंटी न देने के उससे जुड़े निर्णय से वर्ष 1876 के बाद नई शाखाओं की वृद्धि काफी बाधित हुई। पिछले दशक में हुए विस्तार की गति बहुत धीमी पड़ जाने के बावजूद बैंक ऑफ मद्रास के मामले में निरंतर मामूली वृद्धि होती रही, क्योंकि इस बैंक को मुख्यतया प्रेसिडेंसी के बंदरगाह से लगे कई शहरों एवं देश के भीतरी केंद्रों के बीच होने वाले व्यापार से ही लाभ होता था। भारत का रेल नेटवर्क देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तारित होने के कारण 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में यहां पर तेजी से वाणिज्यीकरण हुआ। मद्रास, पंजाब तथा सिंध में नए सिंचाई नेटवर्कों के कारण निर्वाह फसलों को नकदी फसलों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा। इन नकदी फसलों में से कुछ हिस्से को विदेशी बाजारों को भेजा जाने लगा। चाय तथा कॉफी के बागानों के कारण पूर्वी तराई के बड़े क्षेत्र, असम एवं नीलगिरी के पर्वत उत्कृष्ट स्थावर कृषि क्षेत्र के रूप में रूपांतरित हो गए। इन सभी के परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 6 गुना विस्तार हुआ। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक उपमहाद्वीप के प्रत्येक व्यापार, विनिर्माण एवं उत्खनन की गतिविधि के वित्तपोषण में व्यावहारिक रूप से सम्मिलित हो जाने के कारण ये बैंक वाणिज्यीकरण की इस प्रक्रिया के लाभार्थी एवं प्रवर्तक दोनों रहे। बंगाल एवं बंबई के बैंक बड़े आधुनिक विनिर्माण उद्योगों के वित्तपोषण में लगे थे, जबकि बैंक ऑफ मद्रास लघु उद्योगों का वित्तपोषण करने लगा, जैसे अन्यत्र कहीं भी होता नहीं था। परंतु इन तीनों बैंकों को विदेशी मुद्रा से जुड़े किसी भी व्यवसाय से अलग रखा गया। सरकारी जमा राशियों को रखने वाले इन बैंकों के लिए ऐसा व्यवसाय जोखिम माना गया। साथ ही यह भय भी महसूस किया गया कि सरकारी संरक्षण प्राप्त इन बैंकों से उस समय भारत में आय विनिमय बैंकों के लिए एक अनुचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का गठन होने तक इन बैंकों को इस व्यवसाय से अलग रखा गया। बंगाल के प्रेसिडेंसी बैंक, बंगाल, बंबई एवं मद्रास के प्रेसिडेंसी बैंकों को उनकी 70 शाखाओं के साथ वर्ष 1921 में विलीन कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को एक संयुक्त संस्था के रूप में रूपांतरित किया गया तथा भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के बीच एक विशाल बैंक का प्रादुर्भाव हुआ। इस नए बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, बैंकरों के बैंक एवं सरकार के बैंक की तिरी भूमिकाएं निभाना स्वीकार किया। परंतु इस गठन के पीछे भारतीय स्टेट बैंक की आवश्यकता पर वर्षों पहले किया गया विचार विमर्श शामिल था। अंत में एक मिली-जुली संस्था उभर कर सामने आई जो वाणिज्यिक बैंक एवं अर्ध केंद्रीय बैंक के कार्य निष्पादित करती थी। वर्ष 1935 में भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के साथ इंपीरियल बैंक की अर्ध केंद्रीय बैंक की भूमिका समाप्त हो गई। इंपीरियल बैंक भारत सरकार का बैंक न रहकर ऐसे केंद्रों में जहां केंद्रीय बैंक नहीं है, सरकारी व्यवसाय के निष्पादन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का एजेंट बन गया। परंतु वह करेंसी चेस्ट एवं छोटे सिक्कों के डिपो का तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों पर अन्य बैंकों एवं जनता के लिए विप्रेषण सुविधा योजना परिचालित करने का कार्य निरंतर करता रहा। वह बैंकरों का अतिरिक्त नकद अपने पास रखकर तथा प्राधिकृत प्रतिभूति पर उन्हें ऋण देकर उनके बैंक के रूप में भी कार्य करने लगा। ऐसे कई स्थानों पर बैंक समाशोधन गृहों का प्रबंधन भी करता रहा जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय नहीं थे। ये बैंक सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित राजकोषीय बिल नीलामियों में सबसे बड़ा निविदाकर्ता भी रहा। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इंपीरियल बैंक को एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए उसके संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
उसके व्यवसाय पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया गया तथा पहली बार बैंक को विदेशी मुद्रा व्यवसाय करने तथा निष्पादक एवं न्यासी व्यवसाय करने की अनुमति दी गई। इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक ने अपने अस्तित्व के बाद से 3.5 दशकों के दौरान कार्यालयों, आरक्षित निधियों, जमा राशियों, निवेशों एवं अग्रिमों के रूप में बहुत ही प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। कुछ मामलों में यह वृद्धि 6 गुना से भी अधिक रही। पूर्ववर्तियों से विरासत में प्राप्त वित्तीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था ने असंदिग्ध रूप से बैंक को एक ठोस और मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया। इंपीरियल बैंक ने बैंकिंग की जिस गौरवपूर्ण परंपरा का नियमित रूप से पालन किया तथा अपने परिचालनों में जिस प्रकार की उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया, उससे जमाकर्ताओं में जिस तरह का आत्मविश्वास था, उसकी बराबरी उस समय के किसी भी भारतीय बैंक के लिए संभव नहीं थी। इन सब के कारण इंपीरियल बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में अति विशिष्ट स्थिति प्राप्त की तथा देश के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंपीरियल बैंक का पूंजी आधार आरक्षितों सहित 11.85 करोड़ रुपए था। जमा राशियां और अग्रिम क्रमशः 275.14 करोड़ रुपए और 72.94 करोड़ रुपए थे तथा पूरे देश में फैला 172 शाखाओं और 200 उप कार्यालयों का नेटवर्क था। आर्थिक विकास की बढ़ती हुई और विविध आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। भारतीय स्टेट बैंक को इस क्षेत्र में अग्रदूत होना था तथा उसे भारतीय बैंकिंग उद्योग को राष्ट्रीय विकास के रोमांचक मैदान तक ले जाना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। 14 सितंबर 2022 को भारतीय स्टेट बैंक पहली बार भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता HDFC और ICICI के बाद और 7वीं भारतीय कंपनी बन गया। सहयोगी बैंक: 1 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, 2 स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, 3 स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, 4 स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, 5 स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 6 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 7 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। भारतीय स्टेट बैंक एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। SBI दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है। ये 2020 में दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर था। यह इस सूची में एकमात्र भारतीय बैंक है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी संपत्ति के आधार पर बाजार में 23% हिस्सेदारी है और कुल ऋण और जमा के आधार पर बाजार का 25% हिस्सा है। ये लगभग 2,50,000 करोड़